चलिए तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला सवाल मैं आप सभी के स्क्रीन के ऊपर लाने जा रही हूँ, बिल्कुल तैयार हो जाइए। आज के इस क्लास का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और यहाँ पर सवाल आपसे पूछ रहा है, सबसे पहला सवाल है, क्या है कि दर्ज झैल में से कौन एनसीएफ के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है। यानी कि एनसीएफ 2005 में जो कहा गया था उसमें कौन से उसूल नहीं है, रहनुमा उसूलों में कौन सा शामिल नहीं है, नहीं है पूछा है। तो बताइए, उसूल तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, एनसीएफ में क्या क्या कहा गया है, नियम कानून क्या है, ये मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था। अब कौन सा इसमें नहीं है? ऑप्शन ए में है स्कूल के बाहर की जिंदगी से मालूमात को जोड़ना, बी में है रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क कर देना और यकीनी दहानी पर कर देने की यकीन दहानी पर, सी में है निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज होना चाहिए और इम्तिहान को मजीद लचकदार और क्लासरूम की जिंदगी से, ऑप्शन नंबर डी पूरा नहीं दिख रहा होगा, ये अब दिखेगा, मरबूत होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, आपको क्या लगता है जरा बताइए। ऑप्शन नंबर, कुछ लोगों का कहना है सी और कुछ लोगों का कहना है बी। मैम थोड़ा साइड हो जाइए, लीजिए मैं साइड हो गई, आप क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से। पूछ रहा है कि एनसीएफ 2005 में कौन से उसूल नहीं है, तो देखिए उसूल, स्कूल के बाहर की जिंदगी से मालूमात को जोड़ना, ये तो कहा ही गया है, एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि स्कूल के बाहर की जिंदगी से मालूमात को जोड़ना, यानी कि रियल लाइफ और स्कूली जिंदगी को जोड़ करके आपको पढ़ाना है। तो ये तो है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये उसूल में लिखा गया है। रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क कर देने की यकीन दहानी पर, तो ये भी तो कहा गया है कि रटाना नहीं है बच्चों को, यानी कि रटी हुई आमोजिश के तरीके को तर्क कर देना, यानी कि छोड़ देना। रटाने की ये जो काम है ना, इसको छोड़ देना है, बच्चे को मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, यानी कि बच्चे को समझा करके पढ़ाना है, रटाना नहीं है। तो ये भी तो उसूल है, एनसीएफ 2005 में ये तो कहा ही गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। हाँ, अब देखिए सी और डी, निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज होना चाहिए, नहीं, ये एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि बच्चे को किताबी कीड़ा ही नहीं बना देना है, उसको किताब से निकालकर हर तरीके से, यानी कि हम्मा जहत नसोनुमा की तरफ लेकर के जाना है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और सोशली हर तरह से उसका विकास होना चाहिए, उसकी नशोनुमा होनी चाहिए। तो इस वजह से ये नहीं कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। बाकी डी भी कहा गया है, एनसीएफ 2005 में है कि इम्तहान को मजीद लचकदार और क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जा रही है कि एग्ज़ाम का निज़ाम, एग्ज़ाम को मजीद, इम्तहान को मजीद लचकदार बनाना है, निज़ामुल औकात जो है ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्लासरूम की ज़िंदगी से मरबूत होना चाहिए, ये भी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, सी नहीं कहा गया है, और उसमें पूछ ही रहा है कि कौन सा शामिल नहीं है, तो सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 के मुताबिक एक मुअल्लिम होता है, जरा बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट समझते हुए कल ही बता दिया था। मुस्कान मैम जी, आज सहायक उर्दू अनुवादक का क्लास क्यों नहीं लिए हैं? आज आई एम रियली सॉरी, आप इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, आज क्लास सहायक उर्दू अनुवादक का नहीं हो पाया, कल कंफर्म है कि सुबह 8 बजे से होगा। कल सहायक उर्दू अनुवादक का क्लास जो है सुबह 8 बजे से कंफर्म है कि होगा ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 2 का सी राइट आंसर, देखते हैं क्या होगा। एनसीएफ 2005 के मुताबिक मुअल्लिम जो टीचर होता है वो एक सहूलतकार, वेरी गुड, यानी कि फैसिलिटेटर, उसका रोल क्या होता है? फैसिलिटेटर का रोल होता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, बच्चे को वक्त, मौका और आज़ादी देगा,
ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जवाब बिल्कुल सही है एंड सी दिख भी गया है सही आंसर, कोई बात नहीं है, आंसर सी दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। एनसीएफ के मुताबिक अंग्रेजी पढ़ाने का मकसद तख्लीक करना है, किस चीज की तख्लीक करना? ये रहा 4 ऑप्शन आपके सामने। एनसीएफ के मुताबिक अंग्रेजी पढ़ाने का मकसद तख्लीक करना है, किस चीज की तख्लीक करना? तो ए में है जू लसानियात, बी में है कसीर लसानियात, सी में है सिर्फ अंग्रेजी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मकसद है तख्लीक करना किस चीज की? तो कसीर लसानियात यानी कि बहुभाषिकता की, मल्टीपल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। कसीर लसानियात का मतलब होता है बहुभाषिकता, ठीक है, उसकी तख्लीक करना मकसद होता है अंग्रेजी पढ़ाने का। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, वह स्कूल की नाकामी की निशानदेही है। बिल्कुल, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं बल्कि पूरा निज़ाम ही फेल हो जाता है। आप कैसे पढ़ाए कि बच्चा फेल हो गया, यहाँ पर गलती आपकी है, पूरा स्कूल की गलती है। तो वही यहाँ पर बोल रहा है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, वह स्कूल की नाकामी की निशानदेही करते हैं। इस कॉल के मुतालिक आपकी राय क्या है? मैं तो इससे बहुत ज्यादा आप जो है ना मुतफिक रखते हैं ना, आप बहुत ज्यादा ये तो बात सही है। यहाँ पर कहा गया है कि आपकी राय क्या है, क्या आप इस चीज को मानते हैं? ये जो कहा गया है एनसीएफ 2005 में कि बच्चे फेल नहीं होते हैं, वह स्कूल की नाकामी की निशानदेही है, यानी कि पूरा निज़ाम फेल हो जाता है। कैसा स्कूल है कि बच्चा फेल हो गया, कैसे टीचर है कि बच्चा फेल हो गया, ठीक से आपने पढ़ाया नहीं, विकास नहीं किया बच्चे का। तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं ये पूछा जा रहा है। आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है ये बात सही कहा गया है? तो बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा यानी कि आप कह सकते हैं कि मैं इससे संतुष्ट हूँ, और संतुष्ट क्या, बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही कहा गया है। बच्चे फेल होते हैं इसका मतलब टीचर और पूरा स्कूल की ही गलती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है कि एनसीएफ 2005 तजवीज करता है कि 25 से 40% सवालात होने चाहिए। कैसा? मुख्तसर सवाल मुख्तसर जवाब वाले यानी कि शॉर्ट आंसर वाले, बी में है मारूजी सवालात, सी में है तवील जवाबात वाले, और डी में है मंदरजा झैल मंदरजा बाला सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन तीनों सही है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एनसीएफ 2005 तजवीज करता है कि 25 से 40%, 25 से 40% जो सवालात होने चाहिए ना, वो मुख्तसर जवाबात वाले होने चाहिए, यानी कि शॉर्ट आंसर उसके होने चाहिए। ये एनसीएफ 2005 कहता है कि आप 25 से 40% ऐसे सवालात को रखें, ऐसे क्वेश्चन सेट करें जिसका जवाब बहुत लंबा ना हो, शॉर्ट हो, यानी कि मुख्तसर जवाब वाले हो, शॉर्ट आंसर टाइप हो। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल ये रहा। इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए, क्यों? ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि बच्चे की इब्तदाई दर्जात में तालीम जो है वो मादरी ज़बान में यानी कि मातृभाषा में होनी चाहिए। तो होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? ए में है इलाकाई ज़बान को फ़रोग देने के लिए, बी में है फितरी माहौल बेदार करने के लिए, बच्चे कोई ज़बान नहीं सीख सकते, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, डी में है बच्चों में तख्लीकियत को फ़रोग देने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है इब्तदाई दर्जात में जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों को उसके मादरी ज़बान में देने की बात क्यों कही गई? मातृभाषा में ही बच्चों को इब्तदाई यानी कि प्रारंभिक शिक्षा देने की बात इसलिए कही गई है ताकि
फितरी माहौल पैदा किया जा सके, बच्चा नेचुरली सीख सके, जो आप बताना चाहते हैं उसे वो चीजें समझ में आए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बात है। नाम ले लूं मैं, अशरफी शीरी है, और उसके बाद से नफीसा शेख, गुफरान आलम, आदिबा आदिल। वेरी गुड। जो लोग यहाँ पर बी लगा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फितरी माहौल, आप नेचुरली बच्चों को समझाते हैं और वो माहौल पैदा करते हैं। अगला सवाल, दफा 350 ए 7वीं तरमीम एक्ट 1956 में के मुताबिक लिसानी अकलियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियत फराहिम करनी चाहिए। क्या पूछ रहा है? लिसानी अकलियत यानी कि भाषा की बात हो रही है यहाँ पर। इनकी इब्तदा आबादी में स्कूल की नहीं, मुनासिब सहूलियत फराहम करनी चाहिए उनकी आबादी में स्कूल की नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो कभी नहीं होगा। बुनियादी सतह तक मिड डे मील, बुनियादी सतह तक मिड डे मील ये बोला गया है। बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम। वेरी गुड। जो लिसानी अकलियत के बच्चे हैं मुनासिब सहूलियत फराहिम करनी चाहिए किस चीज़ की? तो क्योंकि आप भाषा सिखा रहे हैं तो बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान ही सीख, मादरी ज़बान में ही तालीम देंगे। किस चीज़ में? तो मादरी ज़बान में। ऑप्शन नंबर सी क्या बात है। सभी का सी आ रहा है। एमडी रहमान, एमडी एहसन, नजीम अख्तर, आमिर रजा, मुसाफिर नाम है, वसीफ, और ताजिया, नासिक अहमद। चलिए, सभी का बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि लिसानी अकलियतों की बच्चे की बात की जा रही है तो उसको मादरी जुबान में ही तालीम देंगे। अब ये नहीं कि उसको मिड डे मील प्रोवाइड करें, उसमें उसको भाषाई तौर पर कहाँ हेल्प मिलेगा। फिर है अगला सवाल, दर्ज झैल में से कौन एनसीएफ 2005 की रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है? तो स्कूल के बाहर की जिंदगी से मालूमात को जोड़ना, ये सवाल रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। एनसीएफ 2005 के रहनुमा उसूलों में शामिल नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी। निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, एक उस्ताद अगर यह जानना चाहता है कि उनके तलबा यानी कि छात्र उनकी तदरीस से किस तरह मुफीद हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं, तो उन्हें कौन सी जांच करनी चाहिए? आप मान लीजिए एक सरकारी टीचर है और आपको पता करना है कि आप जो बच्चों को पढ़ाए हैं आपके शिक्षण से बच्चा किस तरह लाभान्वित हो रहा है, तो उन्हें कौन सी यानी कि आपको कौन सी जांच करनी पड़ेगी? ए में है तश्कीली जांच, बी में है मेयार हवाला जाती जांच, सी में है तशखीसी जांच, और डी में है तकमीली जांच। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एक उस्ताद अगर यह जानना चाहता है कि उनके तलबा उनकी तदरीस से किस तरह मुफीद है, कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, मान लीजिए वो उस्ताद आप हैं और आप जानना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए। जो लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल सही है। तमन्ना है, नजीम अख्तर है, नायरा है, यहाँ पर नायरा कार्तिक। वेरी गुड। आप क्या करेंगे? तश्कीली जांच करेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे, और आप पता करेंगे कि बच्चे कैसे आपके पढ़ाए हुए से लाभान्वित हो रहे हैं, उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक, तो तश्कीली जांच करेंगे ऑप्शन नंबर। हालांकि इसे आगे जाकर और आप लोगों को पढ़ना है, मैं डीपली पढ़ाऊंगी भी आगे की क्लास में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालिब इल्म
के लिए अपने लफ्जों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है? तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अपने लफ्जों में कहानी दोबारा बयान करने से, यानी कि कहानी है कोई और उस कहानी को स्टूडेंट जो है ना अब अपने लफ्जों में अपने तरीके से बोल रहा है, बता रहा है, तो अपने तरीके से दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है? ए में है यादाश्त की जांच, बी में है रवानी, सी में है तफहीम और डी में है दुरुस्तगी। बताइए, सोच समझ करके आंसर बताना है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ मेहर ने बिल्कुल सही आंसर बताया, आफरीन, परवीन, ताजिया भी और पाकिजा भी, ये लोग भी सही आंसर बता रहे हैं। सी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, तफहीम, यानी कि बच्चा एक बार कहानी पढ़ लिया, अब उस कहानी को दोबारा बिना देखे अपने लफ्जों में कहानी बता रहा है, यानी कि इससे पता चलता है कि बच्चा उस कहानी को समझा है कि नहीं समझा है। अगर समझा है तो अच्छे तरीके से अपने लफ्जों में कहानी को दोबारा एकदम हूबहू वैसे ही रिपीट करके बता सकता है, बयान कर सकता है। लेकिन नहीं समझा है तो उसको दिक्कत आएगी, वो अपने लफ्जों में बता नहीं पाएगा, कहानी को बयान नहीं कर पाएगा। तो इससे किस चीज की जांच होती है? बच्चा दोबारा अपने लफ्जों में कहानी बयान कर रहा है तो इससे तफहीम की जांच होती है कि बच्चा कहानी को अच्छे से समझा है या फिर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जबान में महारत पैदा करने के तरीकेकार को सिखाया जाना चाहिए? अब आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? हमसे दुश्मनी है? नाम, अच्छा नाम, चलिए शाइस्ता परवीन जी, मैंने आपका नाम ले लिया। यहाँ पर देखिए, अब जरा क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। में महारत पैदा करने के लिए तरीकेकार को सिखाया जाना चाहिए, तो एक मुनज़्ज़म तरीके से या फिर किसी चीज़ की तकलीद के ज़रिए, साफ साफ वजाहत के ज़रिए? तन्हाई में तो आप सिखाएंगे नहीं, सबसे पहला ऑप्शन डी कट होता है, आप तन्हाई में नहीं सिखाएंगे। साफ साफ वजाहत के ज़रिए, किसी चीज़ की तकलीद के ज़रिए या फिर एक मुनज़्ज़म तरीके से? बिल्कुल, आप एक मुनज़्ज़म तरीके से बच्चे को समझाएंगे
क्या आ रहा है आप सभी का आंसर? वेरी गुड। एक मुनज्जम तरीके से, मुनज्जम का मतलब होता है एक संगठित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप बच्चे को समझा रहे हैं, सिस्टमैटिक कह सकते हैं। सिस्टमैटिक तरीके से आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, समझाएंगे। जब आप जबान की महारत बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं तो सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला सवाल ये रहा, मुश्किल से पढ़ना डॉट डॉट मुश्किल की अलामत नहीं है, ये पूछ रहा है। यानी कि मुश्किल से पढ़ना किस मुश्किल की अलामत नहीं है, चिन्ह नहीं है, बताइए। बच्चा मुश्किल से पढ़ रहा है, बहुत ही मुश्किल हो रहा है उसे पढ़ने में, तो मुश्किल से अगर वो पढ़ रहा है, कठिनाई हो रही है, तो मुश्किल की अलामत कौन सी नहीं है, कौन सी मुश्किल की अलामत नहीं है, बताइए। ये मैं पढ़ने की रफ्तार और रास की बहाव, सॉरी रास में बोल दी, रफ्तार की पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव, और बी में है लफ्ज़ों की तकसीम और ख्यालात, सी में है हुरूफ और लफ्ज़ों की पहचान करवाना, और डी में है पढ़ने की रवानी। यहाँ पर पहले सोच समझ लीजिएगा, तब आंसर आप लोग बताइएगा। मुश्किल से बच्चा पढ़ रहा है, बहुत कठिनाई से, तो मुश्किल से पढ़ना किस मुश्किल की अलामत नहीं है, यानी कि किस चीज की अलामत नहीं है, किस मुश्किल की अलामत नहीं है, चिन्ह नहीं है। बच्चा मुश्किल से पढ़ रहा है तो पढ़ने की रफ्तार और उसकी बहाव में, या फिर लफ्जों की तकसीम और ख्यालात, या फिर हुरूफ और लफ्जों की पहचान करवाना, या फिर पढ़ने की रवानी। तो बच्चा मुश्किल से पढ़ रहा है, तो ये मुश्किल की अलामत नहीं है कि बच्चे को पढ़ने की रवानी नहीं है, यानी कि बच्चा मुश्किल से पढ़ रहा है, यानी कि आगे चलकर पढ़ने की रवानी उसमें आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पढ़ने की रवानी। बच्चा मुश्किल से पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमेशा आजीवन वो मुश्किल से पढ़ता ही रहेगा, नहीं, आगे चलकर पढ़ने की रवानी आएगी, वो फास्ट पढ़ेगा, रफ्तार में पढ़ेगा, तो यही मुश्किल की अलामत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। और आप सभी लोग सी लगा रहे थे, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। यानी कि बच्चा जो मुश्किल से पढ़ रहा है तो आगे चलकर उसमें रवानी आ जाएगी, यही तो मुश्किल की बात नहीं है ना, यानी कि यही मुश्किल की अलामत नहीं है, ठीक। अगला सवाल, जबान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस उस्ताद को चाहिए, क्या चाहिए, क्या करना चाहिए एक उस्ताद को, जरा बताइए। आप मान लीजिए वही उस्ताद हैं, टीचर हैं, तो जबान की क्लास में लिखने की शुरुआत करने के लिए उस्ताद को चाहिए कि मौजू के बारे में तुलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए कहें। बी में है तुलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तबास को नकल करने के लिए कहें, या फिर तुलबा से मुख्तलिफ इक्तबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहें, और डी में है तुलबा से खुशखत लिखने को के लिए कहें। आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, लिखने की शुरुआत करवाना चाहते हैं, लिखना सिखाना चाहते हैं, तो आप तुलबा से खुशखत लिखवाएंगे, नहीं, डी भी नहीं होगा। तुलबा से मुख्तलिफ इक्तबास पढ़कर स्कूल आने के लिए कहें, लो ये तो लिखने से बिल्कुल अलग है, डी भी नहीं होगा। तुलबा से किसी मौजू पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए इक्तबास को नकल करने के लिए कहेंगे, ब्लैक बोर्ड पर कोई टॉपिक पर आप कुछ लिखे हैं उसको बिल्कुल नकल करके लिख लो, ये कहेंगे, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। मौजू के बारे में तलबा से गौर व फिक्र करने और नए ख्यालात यकजा करने के लिए आप कहेंगे, इकट्ठा करने के लिए कहेंगे, उससे गौर व फिक्र करवाएंगे और नए ख्यालात को इकट्ठा करवाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, ठीक है। इस बार आप सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, सभी का ये आ रहा है, परफेक्ट।
और वीडियो को हाँ लाइक जरूर कीजिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दर्ज झैल में से किस किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीकी महारतों में, वेरी गुड, सवाल अच्छा है, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को ज़बानी महारत में ही पढ़ाया था जब लैंग्वेज स्किल्स में आप लोगों को समझा रही थी। ज़बानी महारतें बच्चों में कैसे डेवलप करेंगे। मुसर्रत का कहना है आज उर्दू अनुवादक की क्लास क्यों नहीं हुई मैम जी? कल होगा, कंफर्म है, आज नहीं हो पाया, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। उर्दू अनुवादक का क्लास कल सुबह 8 बजे करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। वेरी गुड। क्या पूछ रहा है, दर्ज झैल में यानी कि निम्नलिखित में किसका शुमार तख्लीकी महारतों में होता है? तख्लीकी महारत यानी कि जब आप अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो या तो आप बोल करके पहुंचाएंगे या आप लिख करके पहुंचाएंगे। तो यही तो दो ऑप्शन है ना, तो बोलना और लिखना। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, या तो आप बोल करके पहुंचाएंगे और नहीं तो लिख करके अपने ख्यालात को दूसरों तक पहुंचाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है। डी आप लोग लगा रहे थे बोलना और सुनना है, ये कैसे पॉसिबल है? बोलना और सुनना गलत हो जाएगा। यस, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए, एंड फाइनली सवाल